अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अर्थ क्लाइमेट क्या होता है, इसका मतलब हम अर्थ के क्लाइमेट को स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि अर्थ के क्लाइमेट को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि क्लाइमेट क्या होता है। ठीक है। तो अब यहां पर मैंने क्या किया है कि क्लाइमेट और वेदर में, क्योंकि ये एक कंफ्यूजन होती है बच्चों के जहन में कि ये वेदर और क्लाइमेट के अंदर क्या फर्क है। कभी कभार वो क्लाइमेट को वेदर कह रहे होते हैं और वेदर को कभी कभार क्लाइमेट कह रहे होते हैं। तो देखिए, इसके अंदर एक डिफरेंस जो है वो आप याद रखेंगे, वो ये है कि जो वेदर होता है ना, ये एक शॉर्ट टर्म स्टेट है, शॉर्ट टर्म स्टेट। जबकि क्लाइमेट क्या है, एक लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर पैटर्न है, जो कि आप बहुत देर तक क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एंड देन आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। जबकि वेदर क्या है, शॉर्ट टर्म है, यानी कि अगले हफ्ते में बारिश होने वाली है या एक महीने तक आपने बारिश का पैटर्न देखकर आप आगे जाए प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो ये है वेदर फॉरकास्ट। लेकिन जब आप क्लाइमेट के बारे में कहते हैं तो कि भाई इस्लामाबाद का क्लाइमेट ये है, तो इस्लामाबाद के क्लाइमेट को आपने कब तक, आपने इसको बहुत ज्यादा अरसे तक ऑब्जर्व किया, तब जाकर आप इसके बारे में जो कोई भी स्टेटमेंट देते हैं ना, तो वो वेदर नहीं होता, वो क्या होता है, क्लाइमेट होता है। तो यहां पर अगर वेदर की बात करें तो वेदर जो है वो चेंज होता है विद इन मिनट्स, आवर्स एंड डेज। जबकि क्लाइमेट मेजर होता है ओवर लॉन्ग पीरियड्स, और आपकी बुक में इसके लिए उन्होंने जो टाइम लिखा हुआ वो है 30 ईयर्स और मोर, इससे कम पे नहीं। ठीक है। तो तकरीबन 30 साल या उससे ज्यादा अगर आप वेदर पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए, तो वहां पर उस चीज को हम क्या कहेंगे, वो क्लाइमेट कहलाता है। तो वेदर और क्लाइमेट के अंदर क्या हो गया, एक शॉर्ट टर्म ऑब्जर्वेशन है, एक लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन है। शॉर्ट टर्म ऑब्जर्वेशन वेदर है, लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन क्या है, क्लाइमेट है, जो कि उस रीजन को रिप्रेजेंट करती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स क्लाइमेट रीजन। ठीक है। अब यहां पर देख लें कि वेदर के अंदर अगर मैं कहूं कि इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, कि तो सडन रेन स्टॉर्म, अ सनी आफ्टरनून और अ विंडी मॉर्निंग, ये आपके पास क्या है, वेदर है। लेकिन क्लाइमेट को हम किस किस तरह से शो कर सकते हैं, तो क्लाइमेट ट्रॉपिकल हो सकता है, एरिड डेजर्ट हो सकता है, या पोलर क्लाइमेट हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास क्या होगा, पोलर एरियाज से रिलेटेड क्लाइमेट होगा। ट्रॉपिकल जो कि आपको पता है कि वेजिटेशन वगैरह उसके अंदर बहुत ज्यादा होगी। डेजर्ट यानी कि जो आपके पास जो सहराई इलाके होते हैं उनका जो क्लाइमेट होता है, तो उन चीजों को हम क्या करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लाइमेट किस किस तरह के होते हैं और वेदर किस किस तरह का होता है, ये मैंने लिख दिया। डायग्राम भी अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायग्राम के अंदर यही है कि वेदर के अंदर शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर है, रेन होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और यहाँ पर ये क्या होता है, ये चेंज होता है विद इन मिनट्स और आवर्स। ठीक है, इनके टेम्परेचर में क्या होती है, वेरिएशन होती है। जबकि क्लाइमेट क्या है, लॉन्ग टर्म पैटर्न और वेदर है, जो कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और ये टेम्परेचर और एयर्स के हिसाब से देखें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, इसे हम एवरेज वेदर ओवर मेनी ईयर्स इन वन स्पेसिफिक प्लेस कहते हैं। तो ये एक ऑब्जर्वेशन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट। तो अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हम जिस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं वो कोई एक दिन, 2 दिन, 2 हफ्तों, महीनों की बातें नहीं है, या साल 2 साल की बात नहीं है, बल्कि सालों की बातें हैं। जो कि अब हम अर्थ के क्लाइमेट को पढ़ने जा रहे हैं, वो कोई हमारे पास शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, बल्कि हमने अर्थ के क्लाइमेट को बहुत अरसे तक स्टडी किया है, और उस स्टडी को आज हम क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो अर्थ क्लाइमेट सिस्टम, देखिए अर्थ क्लाइमेट सिस्टम के लिए हम यहाँ पर इसकी जो स्टेटमेंट है उसको किस तरह से लिखते हैं, कि अभी जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक लॉन्ग टर्म हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन है। अगर शॉर्ट टर्म होती तो जाहिर सी बात है कि इसे भी हम यही कहते हैं कि ये आपके पास जो है वो एक दिन या 2 दिन या महीनों की बात है। लेकिन इसको जब हम लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें बड़ी सारी चीजें जो होती हैं वो इंटरफेयर कर रही होती हैं, और उन इंटरफेरेंस को हम एक साथ क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले मैं अर्थ क्लाइमेट की एक स्टेटमेंट आपके सामने लिखता हूं, जिस स्टेटमेंट से आपको जो है वो समझना आसान हो जाएगा। और वो स्टेटमेंट ये है कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं है जितना जो है वो समझा जाता है। क्योंकि अभी देखें, अभी हम इसके अंदर डिफरेंट जो है वो जो लेयर्स के बारे में या इंटरेक्शन जो चीजें उनको डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स सिस्टम विद 5 इंटरेक्टिंग components
ठीक है, इसके अंदर हम 5 कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, अभी पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स। और वो इंटरेक्टिंग कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उन चीज को अगर हम यहां पर लिखें, तो पहला आपके पास है एटमॉस्फेयर। दूसरे नंबर पे आ जाता है जी हाइड्रोस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बाद आ जाता है जी हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर नाम से ही पता चल रहा है किससे रिलेटेड होगा, लिक्विड वाटर वाटर। से। ठीक है, तो हाइड्रोस्फेयर के बाद आ जाता है क्रायोस्फेयर। आइस। क्रायोस्फेयर। ठीक है, क्रायोस्फेयर के बाद आ जाता है लिथोस्फेयर। लिथो, अर्थ क्रस्ट। हाँ जी, अर्थ क्रस्ट, रॉकी जो भी आपके पास होता है। और फिफ्थ पे आ जाता है आपके पास बायोस्फीयर, जिसके अंदर आपकी लिविंग ब्लैंकेट। जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, उसको हम डील करते हैं बायोस्फीयर के अंदर। तो अब देखें, क्योंकि ये अर्थ क्लाइमेट सिस्टम जो है वो इन 5 कंपोनेंट्स पर बेस करता है, तो हम इन पांचों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आप अगर इसकी डायग्राम देख लें तो ये डायग्राम है इस तरह से। इसके अंदर आपको डिफरेंट जो है वो स्फेयर्स नजर आ जाएंगी। लिथोस्फेयर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है, ये लिथोस्फेयर यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, इसी तरह से आपको क्रायोस्फेयर नजर आ रही है, जो कि ग्लेशियर्स वगैरह से रिलेटेड है। इसी तरह अगर आप देखें तो ये बायोस्फेयर है, ठीक है, जहां पर आपके पास फूड की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। जी लीन। सर पीडोस्फेयर क्या है? जी, पीडोस्फेयर जो होती है ना, ये एक थिन लेयर है जो कि लिथोस्फेयर के साथ कनेक्टेड होती है। ये वो लेयर होती है जो कि बायोस्फेयर और आपका हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर तीनों को क्या कर रही होती है, कनेक्ट। इस एटमॉस्फेयर तो आपको पूरा नजर ही आ रहा है कि जिसके अंदर इनकमिंग सोलर रेडिएशन भी है, प्रिसिपिटेशन भी है, यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है, एयर आइस इंटरेक्शन है, एयर ओशियन इंटरेक्शन है, वॉल्केनिक गैसेज हैं, ये सारा का सारा क्या है, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर को डिस्कस करेंगे कि ये जो एटमॉस्फेयर है ये क्या है। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे पहली जो चीज है वो है कंपोजिशन। तो जो एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, तो देखिए, मेनली जो एटमॉस्फेयर है वो कंपोज होता है किससे, नाइट्रोजन से जो कि 78% है, ऑक्सीजन से जो कि 21% है, और आर्गन से जो कि 0.9% है। और इनके अलावा बाकी जो आपके पास है वो है ट्रेस गैसेस। यानी कि अगर कहा जाए तो टोटल एटमॉस्फेयर 4 चीजों से मिलकर बनता है। एक आपके पास नाइट्रोजन जो सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन जो उससे कम है, और आर्गन सबसे कम 0.9% है। और फिर बाकी की आपके पास क्या बच जाती है, ट्रेस गैसेस बच जाती हैं। ट्रेस गैसेस क्या होती हैं, ट्रेस गैसेस वो गैसेस हैं जो कि आपके पास बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तकरीबन 1% ऑफ जो आपके पास अर्थ एटमॉस्फेयर होता है ना, उसका वॉल्यूम इससे बना हुआ होता है। और ये क्या करती है, ये एब्जॉर्ब करती हैं इनकमिंग रेडिएशंस को। और इसकी वजह से आपके पास कार्बन जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो भी इसी की वजह से क्या होता है, ड्राइव करता है। जी, बात हो गई क्या, ट्रेस गैसेस की। तो ट्रेस गैसेस मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होती है, ये लो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर आपके एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होती है। और इन्हीं की वजह से आपका जो क्लाइमेट चेंज है और ग्रीन हाउस गैसेस का जो इफेक्ट है या एयर क्वालिटी का इफेक्ट है, वो एक्चुअली इन्हीं ट्रेस गैसेस की वजह से होता है। क्योंकि ये क्या करती हैं, जो आपके पास रेडिएशन इमिट आउट कर रही होती है अर्थ से, उन्हें ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर क्या करता है, रेगुलेट करता है, या अर्थ के टेम्परेचर को ये क्या करती है, रेगुलेट करती है। तो ये तो बात हो गई कंपोजिशन की। दूसरे पे आ जाता है जी फंक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का फंक्शन क्या होता है, तो उसमें ये 4 फंक्शन है। पहला है शील्डिंग प्रोटेक्शन। शील्डिंग प्रोटेक्शन, तो एटमॉस्फेयर आपका प्रोटेक्शन का काम भी करता है। कैसे, क्योंकि वो ब्लॉक करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, जिसकी वजह से आपकी लाइफ क्या होती है, प्रोटेक्ट होती है ऑन अर्थ। तो अगर ये एटमॉस्फेयर ना हो तो जाहिर सी बात है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्ट आकर इंपैक्ट करेंगी हमारे ऊपर। और इसकी वजह से सिर्फ हम नहीं, बाकी भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो भी क्या होंगे, इफेक्ट होंगे। तो ये एक तरह से शील्डिंग का भी क्या करती है, काम करती है। दूसरा, शील्डिंग के साथ साथ ही दूसरा पॉइंट है इंसुलेशन का। और ये इंसुलेशन वो वाली इंसुलेशन नहीं है, ये एक तरह से ब्लैंकेट टाइप की इंसुलेशन है। एक तो हमने इंसुलेशन पढ़ी थी जो कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन कहती है, उसकी स्पेलिंग डिफरेंट है। ये इंसुलेशन है कि ये एक्ट करती है एज अ थर्मल ब्लैंकेट। थर्मल ब्लैंकेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये अर्थ को क्या करती है, वार्म करती है, ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाए, डे एंड नाइट के अंदर एक्सट्रीम कंडीशन आपको ना मिले।
तो आप देखें कि इसके अंदर यही बात लिखी है कि ये रिड्यूस करता है एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस को बिटवीन डे एंड नाइट। अगर ये ना हो तो दिन में टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और रात में टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। तो ये एक थर्मल ब्लैंकेट है जो कि मेंटेन रखता है किसको, टेम्परेचर को। तीसरी बात, इसमें वेदर और कन्वेक्शन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वेदर कन्वेक्शन एक्चुअली क्या है कि सोलर हीटिंग जो होती है वो एटमॉस्फेरिक मूवमेंट क्या करती है, क्रिएट करती है। अब कन्वेक्शन का प्रोसेस वही है जो कि आप लोगों ने तीन चीजें पढ़ी है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कन्वेक्शन क्या कहता है कि जो हॉट एयर है वो क्या होती है, लेस डेंस होती है, एंड जो कूल एयर है वो क्या होती है, डेंस होती है। तो जब कूलर एयर मूव करती है डाउनवर्ड, हॉटर एयर मूव करती है अपवर्ड, और इस प्रोसेस को कन्वेक्शन कहते हैं। जी बोले। सर हम इसमें एडवेक्शन का फिनोमेनन कंसीडर करेंगे? नहीं नहीं, इसके अंदर हम एडवेक्शन को, फिनोमेना को नहीं। वो एडवेक्शन मैंने आपको अर्थ एनर्जी बजट में भी सिर्फ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पे दे दिया था। हमें एडवेक्शन ना तो आपकी बुक के अंदर मौजूद है, वो तो क्योंकि हम वहां पे डिस्कस कर रहे थे हीट किस किस तरह से ट्रांसफर होती है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया था। मेनली हम तीन ही चीजों को पढ़ते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। हमारा सिलेबस इसी में कवर हो जाता है, ठीक है ना। एडवेक्शन एक अलग से एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर कभी वैसे अगर आपका दिल करे तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये है कि हमारे इसमें उसका जो है ना वो कोई यूज नहीं है, ठीक है, एडवेक्शन का। ओके सर। ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर ये हो गया कि जो सोलर हीटिंग है वो क्या करती है, कन्वेक्शन प्रोड्यूस करती है, और इसकी वजह से जो आपका ग्लोबल वेदर पैटर्न है वो क्या होता है, ड्राइव होता है, ठीक है। और चौथा जो इसका फंक्शन है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आप जानते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है, ये ट्रैप करता है इंफ्रारेड रेडिएशन को, और उससे क्या होता है कि सनलाइट आ तो जाती है लेकिन वो वापस नहीं जा पाती, और अगर वो वापस ना जाए तो प्लेनेट को क्या करती है, वार्म करती है, जो कि हमारे लिए क्या होता है, यूजफुल होता है, ठीक है। फिर दूसरी बात आ जाती है, तो अब ये तो बात हो गई दो चीजें। सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया कि एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन क्या है, एटमॉस्फेयर बना किससे, तो एटमॉस्फेयर गैसेस से बना है। फिर हमने पढ़ लिया इस एटमॉस्फेयर का फंक्शन क्या है, तो फंक्शन हो गए चार, शील्डिंग, प्रोटेक्शन, इंसुलेशन, वेदर एंड कन्वेक्शन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। फिर तीसरी बात आती है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की लेयर्स क्या क्या है, तो देखिए इनके अंदर सबसे पहली आ जाती है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर वो लेयर है जिसके अंदर हम रहते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट फ्रॉम अर्थ सरफेस टू 16 किलोमीटर या 10 माइल्स अबव द अर्थ सरफेस। और ये वो लेयर है जहां पर वेदर अकर्स होते हैं या वेदर आपको मिलते हैं। तो बारिशों का होना, तूफान का आना, ये सारा जो है वो एक्चुअली इसी स्फेयर के अंदर होता है। जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं, पैसेंजर एरोप्लेन, वो भी इसी के अंदर चलते हैं, हॉट एयर बलून भी इसी के अंदर होता है। तो ये लोवेस्ट लेयर है ऑन द एटमॉस्फेयर, सबसे लोवेस्ट लेयर, ठीक है, जहां पर वेदर्स होते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। रेंज आपको बता दी 16 किलोमीटर। तो याद रखें ये जो पॉइंट्स होते हैं इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी पेपर के अंदर बनाए जा सकते हैं, इन इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। और मैंने ये कोई इंफॉर्मेशन के अंदर कोई मैनिपुलेशन नहीं की, जो बुक में लिखी है एज इट इज वही लिखी है। अब अगर बुक के अंदर गलत लिखी है तो उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि बुक की इंफॉर्मेशन है तो एज इट इज मैंने यहाँ पर वो लिख दी है। हो सकता है इसके अंदर वेरिएशन हो, मैंने उसे चेक नहीं किया हुआ। फिर यस। दूसरा, स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर क्या होती है, इसका एल्टीट्यूड होता है 16 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर अबव द ट्रोपोस्फेयर, यानी कि ट्रोपोस्फेयर से अबव 16 से 50 किलोमीटर तक की जो लेयर है या एल्टीट्यूड है, इस एल्टीट्यूड में जो स्फेयर होगी उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर। और ये वो लेयर है जिसके अंदर ओजोन लेयर क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। और ओजोन लेयर आप जानते हैं उसका फंक्शन क्या होता है, वो ब्लॉक करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, ठीक है जी। ये हो गई दूसरे नंबर पे। अब आ जाए 50 से अबव वाली जो है उसे हम क्या कहते हैं, तो 50 किलोमीटर से अबव वाली जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं मीजोस्फेयर। और ये एल्टीट्यूड रखती है 50 टू 85 किलोमीटर अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि 50 किलोमीटर से अबव जब आप जाएंगे तो क्या आ जाएगी, मीजोस्फेयर। ये वो लेयर है जिसके अंदर क्या होते हैं, मेट्योर बर्न्स कर जाते हैं इस लेयर के अंदर। अब वजह क्या होती है, मेट्योर इसके अंदर इसलिए आके बंद कर जाते हैं क्योंकि ये वो पहली लेयर होती है जिसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, और इसी वजह से इंटेंस फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है। और ये फ्रिक्शन की वजह से कंप्रेसिव हीटिंग प्रोड्यूस होती है विद वेरी हाई स्पीड। आपको पता है कि जब मेट्योर इंटर होता है एटमॉस्फेयर के अंदर तो इसकी स्पीड तकरीबन 25,000 से 160,000 माइल्स पर आवर होती है। और जब ये मूव करके इस एयर के अंदर एंटर होता है तो इस एयर की डेंसिटी की वजह से फ्रिक्शन, और इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है,
हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और ये क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। तो मीसोस्फीयर को इसीलिए इस नाम से जाना जाता है या इस काम से जाना जाता है कि इस लेयर के अंदर मेटेओर क्या करते हैं, बर्न कर जाते हैं, बिकॉज इट इज द फर्स्ट लेयर इन विच डेंसिटी इज वेरी हाई, डेंसिटी ऑफ गैस इज वेरी हाई। फिर इसके ऊपर आ जाता है जी 85 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर के एल्टीट्यूड, इसे हम कहते हैं थर्मोस्फेयर। और आपकी जो कम्युनिकेशन वगैरह होती है वो सब इसी इसी लेयर के अंदर होती है, थर्मोस्फेयर के अंदर। और यहाँ पे ये अबव द मीजोस्फेयर है, और ये वो लेयर है जहां पर एरोरास फॉर्म होते हैं ड्यू टू सोलर एक्टिविटी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने ये पिक्चर जो है एरोरास की यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। एरोरास को नॉर्दर्न लाइट्स भी कहा जाता है, नॉर्दर्न या साउदर्न लाइट। और ये क्यों प्रोड्यूस होती हैं? तो देखिए, ये जो हमारे चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं फ्रॉम द सन या सोलर विंड से आने वाले, जब ये कोलाइड करते हैं गैसेस के साथ अर्थ की अपर एटमॉस्फेयर में, तब जाकर आपके पास ये जो ग्लो होता है, क्रिएट होता है, इसे हम कहते हैं एरोरा या फिर नॉर्दर्न लाइट। और ये हमेशा नॉर्दर्न या साउदर्न जो आपके पास पार्ट होता है वहीं पर आपको ऑब्जर्व होता है। नॉर्मली आप इसको अगर इक्वेटर वगैरह पे देखना चाहें तो ये आपको वहां पर नहीं मिलेगा। वजह क्या होती है? क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई होती है। हम जानते हैं ना कि जो हमारे पोलर एरियाज होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, वहां पर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट करता है, और इस डिफ्लेक्शन की वजह से फिर आपको एक एंगल से ये लाइट क्या होती है, फॉर्म होती हुई नजर आती है। तो थर्मोस्फेयर को एरोरास से क्या किया जाता है, जाना जाता है, या फिर फेमस है थर्मोस्फेयर एरोरास के लिए। ठीक है। फिर आती है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर जो होती है वो 600 किलोमीटर से स्टार्ट होती है और आउटर स्पेस तक, ग्रेजुअली आउटर स्पेस तक क्या होती है, ये चली जाती है। तो थर्मोस्फेयर से ऊपर एक्सोस्फेयर है, और ये वो स्फेयर है जहां पर सैटेलाइट्स ऑर्बिट कर रहे होते हैं आउटर मोस्ट लेयर के अंदर, और ये ग्रेजुअली मर्ज हो जाती है किसके अंदर, स्पेस में जाके। यानी कि ये आउटर मोस्ट लेयर है, इसके बाद और कोई आपके पास लेयर एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहां पर अगर आप देखें तो हमने 5 लेयर्स पढ़ ली एटमॉस्फेयर की, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। अच्छा, इस चीज को अगर मैं डायग्राम में देख लूं तो ये देखें, ये डायग्राम है। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ट्रोपोस्फेयर सबसे पहली है, उसमें आपको नजर आ रहा है हॉट एयर बलून, ठीक है, और पैसेंजर प्लेन, ये आपके पास जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। और यहीं पर आपके वेदर जो है वो भी हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ का टेम्परेचर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, 15 से लेके -56.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इस रेंज है, और इसकी रेंज जो है वो इसके अंदर लिखी है। फिर दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर था, फिर मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में एक चीज और है जो कि आपकी बुक में मौजूद नहीं है, और वो है रेडियो सैंड। अब ये जो रेडियो सॉन्ड्स होते हैं ये क्या होता है? देखिए, जब हम अपनी ट्रोपोस्फेयर से ऊपर वाली लेयर्स में अब प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, इन तमाम चीजों को ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि यहाँ पर ये वैल्यूज क्या होंगी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम एक बलून के साथ हैंग करके और छोड़ देते हैं। वो बलून जब चला जाता है ना स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, तो स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचने के बाद ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है रेडियो साउंड, ये क्या करता है, ये वहां पर प्रेशर की, टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी की, विंड की जो डेटा है वो हमें ट्रांसमिट करता है रेडियो सिग्नल्स के जरिए ग्राउंड स्टेशन के ऊपर। और उससे हमें फिर वेदर फोरकास्टिंग की इंफॉर्मेशन मिलती है, या क्लाइमेट की हम मॉनिटरिंग क्या कर सकते हैं, उस तरह कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि जाहिर सी बात है कि ये तो बलून है, ऊपर जाता जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि बलून ऊपर जाता जाएगा तो इसका रुकेगा नहीं, ये ऊपर जाने के बाद फट जाता है। जब ये बलून फट जाता है तो फिर ये जो आपने डिवाइस भेजी है, ये डिवाइस फिर पैराशूट के जरिए क्या होती है, नीचे आती है। क्योंकि जब ये नीचे आ रहा होता है तो इसके साथ एक पैराशूट भी कनेक्टेड होता है। नीचे आते हुए फिर वो पैराशूट के जरिए जमीन पर आ जाता है, उसको हम फिर वापस कैरी करके दोबारा से क्या कर सकते हैं, ऊपर भेज सकते हैं। तो रेडियो साउंड एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इंस्ट्रूमेंट, जो कि क्या करता है, आपको स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर डिफरेंट जो वेरिएबल्स है उनकी इंफॉर्मेशन जमीन पर क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। फिर मीजोस्फेयर पे आपको एक नई चीज क्या है, मेट्रोलॉजिकल रॉकेट। ये भी आपको जो है वो टेम्परेचर या जो क्लाइमेट का डेटा है वो सेंड करते हैं। और जाहिर सी बात है कि ये वहां से आपको डेटा यहाँ पर भेजता है, जो कि कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर होता है, और ये ऑर्बिट भी कर रहा होता है इसी स्फेयर के अंदर। तो इसलिए हमें इसकी बड़ी जरूरत पड़ती है। फिर थर्मोस्फेयर मैंने आपको बता दिया, जहाँ एरोरास फॉर्म करते हैं, ठीक है, और उसका टेम्परेचर भी यहाँ लिखा हुआ है। और एक्सोस्फेयर जहां पर स्पेसशिप या पे आपके पास सैटेलाइट जो होती हैं वो ऑर्बिट कर रही होती हैं, और उसकी रेंज और उसकी जो टेम्परेचर है वो भी यहाँ पर गिवन है। जी, किसके ऊपर, नेक्स्ट लेयर जो कि क्या कहलाती है, हाइड्रोस्फेयर। अब हाइड्रोस्फेयर किससे रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है।
तो इसको अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल वाटर ऑन अर्थ सरफेस। तो जितना भी आपके पास पानी है वो एक्चुअली किसके अंदर है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। अब अगर देखा जाए तो कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर कंपोज होता है तीन स्टेट्स में। या तो लिक्विड होगा, लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ ओशियंस, रिवर्स एंड लेक्स। सॉलिड है तो इन द फॉर्म ऑफ आइस एंड स्नो। और गैसेस है तो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर। तो यानी कि जितना भी आपके पास वाटर है अर्थ के ऊपर वो एक्चुअली किसके अंदर आ जाता है, हाइड्रोस्फीयर के अंदर आ जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस ऑफ हाइड्रोस्फीयर। तो जो वाटर की ऑक्यूपेशन की अगर बात करें तो 70%, ये बहुत एक कॉमन सी वैल्यू है कि 70% हमारी अर्थ के ऊपर जो है वो क्या मौजूद है, वाटर मौजूद है। जिसकी वजह से आप देखते हैं कि हमारी जो अर्थ की अपीयरेंस होती है वो एक यूनिक ब्लू कलर की होती है। अगर दूर से देखा जाए तो ये अर्थ की आपके पास जो अपीयरेंस आती है या इसका जो व्यू आता है स्पेस या आउटर स्पेस में जाकर, वो आपको ब्लू कलर का नजर आता है, जो कि इसको डिफ्रेंशिएट करता है अदर प्लैनेट से, खूबसूरती भी इसकी बढ़ती है। तो मोस्ट ऑफ दिस वाटर एग्जिस्ट एज लिक्विड वाटर इन ओशन। तो ज्यादातर जो आपके पास वाटर है वो एक्चुअली किस में है, लिक्विड वाटर की फॉर्म के अंदर ही है। और इसी की वजह से आपके ओशियनिक करंट्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में उसको हम ये डिस्कस करेंगे। तो आपका जो अर्थ का क्लाइमेट है उस क्लाइमेट के अंदर भी इस ओशियनिक करंट की जो है वो डिस्कशन हम करते हैं। वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा उसमें हम जरूर इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर वाटर वाटर ऑक्यूपेशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर के अंदर ये 3 पॉइंट्स क्या होते हैं, आते हैं। फिर आ जाए फंक्शन ऑफ हाइड्रोस्फीयर। देखिए फंक्शन के अंदर दो चीजें आ जाती हैं, एक है क्लाइमेट रेगुलेशन और एक है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब क्लाइमेट रेगुलेशन क्या है, ये वो रेगुलेशन है जो अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, किसके जरिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट के जरिए। और ये कैसे हीट को रिडिस्ट्रीब्यूट करता है, तो देखिए क्लाइमेट रेगुलेशन के अंदर प्रिसिपिटेशन इन्फ्लुएंस होती है और एनर्जी क्या करती है, मूव करती है विद इन इट्स क्लाइमेट सिस्टम। जैसे अब इसके अंदर अगर हम बात करें कि बारिशों का जो आपका होना है, वो बारिशों का होना इसी तरह से है कि भाई एवोपरेशन हुई, एवोपरेशन से जाकर वो क्लाउड्स बने एंड देन वो क्लाउड्स क्या हुए, वो आकर गए किसी और रीजन के अंदर और रीजन के अंदर जाने के बाद क्या हो गया, बरस गए। अब ये बारिश का बरसना क्या करेगा, एक जगह से एनर्जी को दूसरी जगह क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो साइकिल है, इस साइकिल के अंदर देखा जाए तो इन प्रोसेसेस के अंदर आप देख सकते हैं एवोपरेशन है, कंडेंसेशन है, ओशियन करंट्स है, जो क्या कर रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वाटर को ग्लोबली और साथ साथ हीट को भी क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हाइड्रोस्फीयर एक तरह से देखा जाए तो एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम कर रहा है और इसके अंदर एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या हो रहा है, वो अकर हो रहा है, या वो कह सकते हैं कि हम ड्राइव हो रहा है, जो कि आपकी वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ग्लोबली इन ऑल ओवर द एरियाज। तो ये आपके पास हाइड्रोस्फीयर का फंक्शन है। फिर यहां पर इस हाइड्रोस्फीयर के फंक्शन से ही हाइड्रोस्फीयर की एक इक्वेशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और वो है कि वाटर बैलेंस इक्वेशन। अब वाटर बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, तो देखिए इसके बारे में कहा जाता है कि वाटर बैलेंस इक्वेशन इज द फंडामेंटल टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग द मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द हाइड्रोस्फीयर। दिस इक्वेशन रिलेट्स इनपुट्स, आउटपुट्स एंड चेंजेस इन वाटर स्टोरेज ओवर टाइम। तो ये इक्वेशन आपको क्या क्या बताती है, ये आपको इनपुट, आउटपुट और चेंज ऑफ वाटर स्टोरेज का जो है वो रिलेशन आपस में बताती है। तो ये एक फंडामेंटल टूल है ताकि आप इस बात से समझ सकें कि वाटर किस तरह से मूव कर रहा है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ग्लोबली ऑन द अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। इस इक्वेशन को हम लिखते हैं डेल्टा एस पी माइनस ई माइनस क्यू। एंड व्हाट इज डेल्टा एस, तो डेल्टा एस के बारे में कहा जाता है यह है चेंज इन वाटर स्टोरेज। तो हमारे वाटर जो होता है वो कहाँ कहाँ है, लेक्स के अंदर है और सीज के अंदर है, ये वाटर स्टोरेज है, इसे हम डेल्टा एस कहते हैं। अब ये वाटर स्टोरेज चेंज हो रहा है किस तरह से, जाहिर सी बात है अभी मैं आगे आपको डिस्कस करता हूं कि किस तरह से चेंज होगा। फिर पी यहाँ पर क्या है, इसे हम कहते हैं प्रिसिपिटेशन। अब प्रिसिपिटेशन में क्या क्या आ जाता है, रेन है, स्नो फॉलिंग है फ्रॉम द एटमोस्फेयर। फिर आ जाता है एवोपरेशन, और इसको कहते हैं एवोपो ट्रांसपायरेशन, यानी कि एवोपरेशन फ्रॉम लैंड और ट्रांसपायरेशन फ्रॉम प्लांट। तो आप जानते हैं प्लांट से क्या होती है, ट्रांसपायरेशन होती है, और लैंड से क्या होती है, एवोपरेशन होती है। और क्यू क्या है, इसे हम कहते हैं रन ऑफ वाटर फ्लोइंग ऑन द सरफेस एंड इनफिल्ट्रेटिंग अंडरग्राउंड। अब ये जितनी भी बातें लिखी है इसको जरा डायग्राम में देखें। देखिए जी, ये सर हाइड्रोस्फीयर है। जी जी बोले।
हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है उसको वाटर साइकिल कहेंगे। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को हम बिल्कुल वाटर साइकिल कहेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है उसके अंदर यही हो रहा है ना कि वाटर की रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो अब यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को आप ये नहीं, बल्कि उसके अंदर क्लाइमेट रेगुलेशन भी आ जाती है, क्योंकि जब ये वाटर साइकिल रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है तो हीट भी तो ट्रांसफर होती है ना। तो आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज को ना देखें कि यहाँ पर सिर्फ वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। वाटर आप जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है। तो जब कहीं पर भी वाटर जाता है तो अपने साथ हीट भी लेकर जाता है, ठीक है ना। और इस हीट के अंदर यही है कि जहां पर आपके पास टेम्परेचर ज्यादा है वो क्या होगा, एवोपरेट हो जाएगा। और जहां पर टेम्परेचर कम है वहां पे कंडेंस हो जाएगा। तो आप देखें कि अगर ऐसे एरियाज हैं जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है, वहां पर एवोपरेशन हो गई, तो उस एवोपरेशन के बाद जब ये क्लाउड्स बनकर जाते हैं ऐसी जगहों पर जहां पर टेम्परेचर कम है, तो वहां पर क्या होता है, बारिशें होती हैं और वो पानी जो होता है वो बरस जाता है नीचे। तो ये साइकिल हो गया ना पूरा, कि एक जगह से पानी ऊपर जा रहा है। अब देखें यहाँ पर मैं दिखा देता हूं आपको, ये जरा देखें हाइड्रोस्फीयर का एक साइकिल। इस साइकिल में अगर आप देखें तो हीट आकर इंसिडेंट करती है, वाटर वेपर्स बनाती है, और ये वाटर वेपर्स क्या करते हैं, कंडेंस हो जाते हैं क्लाउड्स के अंदर जाकर। अब यहां पर आप देखें कि ये क्लाउड्स की फॉर्मेशन क्या क्या है, ट्रांसपायरेशन है, एवोपरेशन है, सब्लिमेशन है, ठीक है ना। ये सारी की सारी क्या कर रही है, क्लाउड फॉर्म कर रही है। और जब ये क्लाउड जाते हैं कहां पर, ऐसी जगहों पर जहां पे ठंडे एरियाज है, वहां पर आप देखें तो स्नो हो रही है, जिसे हम डेपोजिशन कहते हैं, ठीक है, और प्रिसिपिटेशन यहाँ पर हो रही है। अब ये रेन वाटर है, और ये रेन वाटर अगर आप देखें इसे हम रन ऑफ वाटर कहते हैं, जो कि लेक्स के जरिए या आपके जो स्मॉल ड्रेनेज होते हैं उनके जरिए फिर आ जाती है सरफेस वाटर में। एंड देन सरफेस वाटर से ये मूव करके दोबारा से सीज के अंदर चली जाती है, और वहां पर जाके दोबारा वाटर वेपर्स बनते हैं, और ये साइकिल इसी तरह से क्या होता रहता है, चलता रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर में इसकी क्लियर पिक्चर नजर आ जाती है कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो आपका होता है, या जैसे हम वाटर साइकिल कहते हैं, वो किस तरह से जो होता है वो अकर होता है, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, रन ऑफ वाटर, और ट्रांसपायरेशन, सब्लिमेशन या एवोपरेशन के जरिए, ठीक है जी। तो ये पिक्चर आपको बिल्कुल क्लियर इमेज देती है जो कुछ ऊपर हमने पढ़ा है उससे। यहां तक क्लियर है बात? यस सर। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं क्रायोस्फेयर पर। अब देखिए क्रायोस्फेयर मेनली डील किसको करता है, आइस को। अब इसके अंदर हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि लिक्विड वाटर जो है वो क्या होगा, हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आइस से रिलेटेड जो लेयर्स होंगी उनको डिस्कस करेंगे। अब वो कौन कौन सी हैं, तो क्रायोस्फेयर इंक्लूड्स all places on earth where water exists in solid form, ice or snow, due to low temperature. Now what is the difference between ice and snow? ice और snow के अंदर क्या फर्क होता है आइस जी? जो होता है सॉलिड होता है और स्नो थोड़ा सा नरम सा होता है। स्नो थोड़ा नरम सा होता है, बिल्कुल सही है। असल में ये होता है आइस और स्नो के अंदर यही फर्क है कि जो गैसेस होती है ना, उन गैसेस से जब ये वाटर जो मॉलिक्यूल्स है वो नीचे आ रहे होते हैं, तो वो वाटर मॉलिक्यूल क्या बन जाते हैं, स्नो बन जाते हैं। तो ये सॉफ्ट होती है, ठीक है। और ये आपके जो एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर लाइट को, इनकमिंग लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि इसका कलर बिल्कुल क्या होता है, व्हाइट होता है, ठीक है ना। और जो आइस है वो एक्चुअली फ्रीजिंग या फ्रोजन लिक्विड है, ठीक है ना, जो कि हमारे पास कहां पर हो सकता है, फॉर एग्जांपल समंदर की सतह पर, सरफेस पर। इसी तरह लेक्स की जो अपर सरफेस है वहां पर आपको आइस मिल सकती है, ठीक है। तो ग्लेशियर्स जो होते हैं वहां पर आपको आइस मिल सकती है। जबकि एयर के अंदर जो आपकी क्लाउड से निकलने वाले वाटर वेपर्स हैं, वो जब कंडेंस फॉर्म में हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्नो कहते हैं। अच्छा, अब देखें एग्जिस्टेंस ऑफ क्रायोस्फेयर। तो क्रायोस्फेयर कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो ये पोलर रीजन्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिक है, ठीक है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर ही अगर आप देखें तो -70 -60 डिग्री सेल्सियस इनका नॉर्मल टेम्परेचर होता है पोलर रीजन्स के अंदर। फिर इसी तरह माउंटेन रेंजेस के अंदर आपको ये क्रायोस्फेयर मिलेगी, हिमालयाज है, कराकोरम है, हिंदू कश है, और नॉर्दर्न पाकिस्तान के अंदर जो भी आपके पास टॉप ऑफ द रेंजेस, माउंटेन रेंजेस है, उसके अंदर आपको क्रायोस्फेयर मिलेगी। और हर उस जगह जहां पर स्नो है, सी आइस है, ग्लेशियर्स है, परमाफ्रॉस्ट है, आइस शीट्स है या आइस बर्ग है, उन तमाम जगहों पर हम कहते हैं कि वो क्रायोस्फेयर है। अब परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, इस चीज को अगर हम डिस्कस करेंगे, परमाफ्रॉस्ट का मतलब है परमानेंट फ्रॉस्ट, यानी कि ऐसी बर्फ या ऐसी जगह जहां पर परमानेंटली जो आइस है वो फॉर्म हो जाए कई सालों के लिए, तो उसे हम कह देते हैं परमाफ्रॉस्ट, इसे कहते हैं परमानेंट फ्रॉस्ट।
इससे ही निकला परमाफ्रॉस्ट। तो अब जैसे आप देखें कि हमारे कुछ ऐसे एरियाज हैं नॉर्दर्न में, या आप देखते हैं कि माउंटेन्स की पीक्स के ऊपर चाहे सर्दियां हो या गर्मियां हो, तो पीक्स पे आप चले जाइए, K2 है या माउंट एवरेस्ट है, तो वहां पे तो सारा साल ही बर्फ रहती है। अब ये जो सारा साल बर्फ पड़ी रहती है और सालों से पड़ी हुई है, इस बर्फ को हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, परमानेंट फ्रॉस्ट, ठीक है ना। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 2 साल से ज्यादा होता है। अगर किसी जगह पर भी 2 साल से ज्यादा बर्फ पड़ी हुई है और मेल्ट नहीं हो रही, तो इस रीजन को हम क्या कहते थे, परमाफ्रॉस्ट कह देते हैं। फिर इसी तरह से आइस शीट्स है, और आइसबर्ग तो वही है कि एक फ्लोटेड जो है वो आपके पास आइस की फॉर्मेशन है जो कि पानी के ऊपर फ्लोट कर रही होती है। लेकिन आइस शीट जो होती है वो फ्लोट नहीं करती, ये लैंड के साथ कनेक्टेड होती है। मैं इसकी डायग्राम आपको दिखाऊं तो आपको नजर आएगा, देखें। क्रायोस्फीयर के अंदर ये है आपके पास आइसबर्ग, आइसबर्ग ये है आइस शेल्फ, और इसी को आइस जो है वो हम शीट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ये आपके पास है सी आइस, आइसबर्ग मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेक एंड रिवर आइस भी होती है, ठीक है। इसी तरह से ग्लेशियर्स हो गए, आइस कैप हो गए जो कि स्नो के ऊपर या ग्लेशियर्स के ऊपर फॉर्म हो रहे होते हैं। और ये आपके पास आइस शीट है जो कि लैंड के साथ क्या होती है, कनेक्टेड होती है, और स्नो के होने की वजह से ये क्या करती रहती है, अपनी वैल्यू को या अपनी डेंस यूं कह सकते हैं थिकनेस को इंक्रीज करती रहती है। तो अब आपको ये आइस शीट, आइसबर्ग और जो आपके ग्लेशियर्स होते हैं, परमाफ्रॉस्ट, ये आपके पास देखें, ये परमाफ्रॉस्ट है जो कि फ्रोजन फॉर्म के अंदर और कई सालों से जो है ये मेल्ट नहीं होता, इसे हम क्या कहते थे, परमाफ्रॉस्ट या फिर परमानेंट फ्रॉस्ट, ठीक है। तो ये तो आपके पास हो गई कि जो क्रायोस्फेरस की एग्जिस्टेंस कहाँ कहाँ पे होती है। फिर आ जाए कंपोजिशन पर। देखिए जी, जो कंपोजिशन होती है क्रायोस्फेयर की वो क्या क्या है, स्नो, आइस एंड परमाफ्रॉस्ट, इन तीन चीजों से मिलकर क्या बनती है, क्रायोस्फेयर बनती है। तो अगर वन बाय वन डिस्कस करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्नो के बारे में, स्नो जो है वो व्हेन वाटर वेपर फ्रीजेस इनटू आइस क्रिस्टल, इट रिक्वायर्ड कोल्ड टेम्परेचर्स एंड हाई ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी ज्यादा और टेम्परेचर कम हो तो फिर क्या होता है, स्नो फॉर्म हो जाती है। एंड इट हैज अ हायर रिफ्लेक्टिविटी एंड कूल्स द प्लेनेट बाय रिफ्लेक्टिंग सनलाइट बैक इनटू स्पेस। तो इसका क्लाइमेट के अंदर बड़ा रोल है, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिविटी बहुत हाई होती है, और जिसकी वजह से ये प्लेनेट को क्या करती है, कूल डाउन करती है, और सनलाइट को वापस स्पेस के अंदर क्या करती है, ट्रांसफर कर देती है। दूसरे नंबर पे आइस। आइस की फॉर्मेशन कब होती है कि व्हेन लिक्विड वाटर फ्रीजेस एट द फ्रीजिंग पॉइंट। तो जब वाटर फ्रीज हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट पर, तो वहां पर आइस फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पर सी आइस है, ग्लेशियर्स हैं, आइस शेल्स हैं, आइसबर्ग हैं, फ्रोजन ग्राउंड है, ये सारा मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखा दिया, उसे हम क्या कहते हैं, आइस कहते हैं। और फिर इसका रोल क्या है, तो इसका रोल ये है क्लाइमेट के अंदर कि ये इंक्रीज करता किसको, वाटर सैलिनिटी को। वाटर सैलिनिटी से मुराद ये है कि वाटर के अंदर सॉल्ट की जो क्वांटिटी है उसे ये क्या करता है, इंक्रीज करता था। और वाटर में इस सैलिनिटी की अगर हम बात करें तो इसकी वजह से आपके पास अप वेलिंग और डी वेलिंग होती है। ये ओशियन करंट्स के अंदर जाकर मैं सैलिनिटी का कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये सैलिनिटी एक्चुअली क्या होती है और इसकी वजह से ओशियन करंट जो होते हैं वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं। फिर इट रिड्यूसेस विंड इम्पैक्ट नियर कोस्ट। तो ये जो आइस होती है ये विंड जो आपके पास होती है या वेव्स होती हैं उनको भी, कोस्ट का मतलब यही है कि किनारे जो होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंटली सोलर रेडिएशन को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि इसका कलर जो है वो व्हाइट है, जिसकी वजह से इसमें क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है। फिर कहते हैं कि तकरीबन 10% जो हमारी अर्थ सरफेस है वो कवर हुई हुई है आइस से, बट इट इज रैपिडली श्रिंकिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारी अर्थ का, वहां पर ये श्रिंक करती जा रही है वैल्यू, जो 10% की वैल्यू है डिक्रीज करती जा रही है, जो कि हार्मफुल है हमारी अर्थ के लिए। फिर दूसरी बात इसमें परमाफ्रॉस्ट की थी। परमाफ्रॉस्ट के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि ये वो परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड है जो कि हाई एल्टीट्यूड और पोलर रीजन्स के अंदर पाया जाता है। तो ऐसी बर्फ जो कि बहुत लॉन्गर टाइम के लिए फ्रीज फॉर्म में रहे उसे हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। और इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, तो इसकी कॉम्पोजिशन है फ्रोजन सॉइल एंड आइस स्टेज फ्रोजन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। इसी चीज को हम क्या करते हैं, इसकी कॉम्पोजिशन के लिए पढ़ते हैं। फिर फंक्शन ऑफ जो है क्रायोस्फेयर, तो फंक्शन ऑफ क्रायोस्फेयर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और वो है
कि लाइट की रिफ्लेक्शन जो है वो इस आपके पास क्रायोस्फीयर से होती है, जिसको एल्बिडो इफेक्ट कहते हैं। आपको मैंने जो है वो एल्बिडो इफेक्ट अर्थ एनर्जी बजट के अंदर पढ़ाया था कि कितनी लाइट जो होती है, जिसे इंसोलेशन कहते हैं, वो हमारी इस पॉइंट से या क्रायोस्फीयर से रिफ्लेक्ट बैक करती है, उसे हम एल्बिडो कहते हैं। और जो इफेक्ट होगा उसे एल्बिडो इफेक्ट कहेंगे। इसी तरह से फॉर्म की क्लाइमेट इंडिकेटर में क्या है कि क्रायोस्फीयर श्रिंकेज और एक्सपेंशन इंडिकेट्स क्लाइमेट चेंज थ्रू द सैटेलाइट डेटा। तो ये सैटेलाइट के डेटा को ऑब्जर्व करके ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ जो है वो क्रायोस्फीयर श्रिंक कर रहा है और कहाँ कहाँ एक्सपेंड कर रहा है। क्योंकि हर जगह पर रिमोट एरियाज में जाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमें एग्जैक्ट नहीं पता चलता कि किस जगह पर क्रायोस्फीयर की क्या डेंसिटी है या क्या वैल्यू है। जहां पर गांव देहात है वहां पर तो पता चल जाता है कि इस साल कितनी स्नोफॉल हुई है और वो जो आपके पास एरिया है क्रायोस्फीयर का कितना बढ़ गया। लेकिन ऐसे एरिया जो रिमोट एरियाज है जहां जाना पॉसिबल नहीं है, उनके डेटा को कैसे कलेक्ट करें? तो सैटेलाइट डेटा जो होता है वो कलेक्ट किया जाता है इसकी एक्सपेंशन और श्रिंकेज को ऑब्जर्व करने के लिए। तो ये तो बात हो गई क्रायोस्फीयर। फिर आता है इसके अंदर फोर्थ वन, जो कि हमारे पास है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होती है? ये अर्थ अपर रॉकी लेयर है, या फिर अर्थ क्रस्ट को हम कहते हैं कि ये लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर की डेफिनेशन ये है कि ये आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर है अर्थ की, जो किससे मिलकर बनी हुई है? वो मिलकर बनी हुई है अपर मोस्ट मेटल से, मेंटल जिसे हम कहते हैं। और इसके अंदर रॉक्स हैं बड़े बड़े जो है वो इसे इसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसकी जो फाउंडेशन है अगर देखें तो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस रॉक्स एंड मिनरल्स एंड फॉर्म द फाउंडेशन फॉर कॉन्टिनेंट्स, ओशन, बेसन्स एंड लैंडफॉर्म्स। इसका मतलब जितनी भी चीजें हैं उन सब की जो बेस पार्ट है वो एक्चुअली कौन है? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर ना होती तो ना कॉन्टिनेंट होते थे, ना ओशियंस होने थे, ना बेसन्स होने थे, ना लैंड फॉर्म्स होनी थी, कुछ भी नहीं होता। लिथोस्फीयर पर ही ये सारी चीजें लाई करती हैं। फिर इसका इंटरेक्शन अगर देखें तो इस लिथोस्फीयर की इंटरेक्शन जो है वो तमाम स्फीयर्स के साथ है। एटमॉस्फेयर के साथ भी, हाइड्रोस्फीयर के साथ भी, बायोस्फीयर जो कि हमने अगला पार्ट पढ़ना है उसके साथ भी। और ये इन्फ्लुएंस करती है अर्थ के क्लाइमेट को एंड इकोसिस्टम को। अब वो किस तरह से अर्थ के क्लाइमेट को इफेक्ट करती है? तो देखें आप, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर आपके पास फॉरेस्ट है, कहीं पर आपके पास सी एरियाज है, कहीं पर आपके पास जो है वो डिफरेंट ऐसे लैंड रीजन है जहां पर टेम्परेचर बहुत लो है। तो ऐसी जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर्स हैं उनकी वजह से इसके अर्थ के क्लाइमेट में क्या होता है? चेंज आता है। तो ये चेंज भी किसकी वजह से है? लिथोस्फीयर या इन तमाम जो आपके पास कंपोनेंट है उनकी वजह से। अब इसके की फीचर्स को अगर देखें तो लैंड सरफेस जो है वो क्या करती है? वो प्रोवाइड करती है बेस वेयर क्लाइमेट प्रोसेसेस टेक प्लेस। अब कैसे ये क्लाइमेट प्रोसेसेस चलते हैं? तो देखें, डिफरेंट सरफेसेस affect climate differently. For example, forest moderate temperature, while deserts cause extreme temperature fluctuation. तो अब वहां पर यही बात थी कि ये लैंड सरफेसेस जो होती हैं क्लाइमेट प्रोसेसेस को जो है वो रन करती हैं। तो कैसे रन करती हैं? तो आप देखें कि डिफरेंट जो आपके पास उस लिथोस्फीयर पे सरफेसेस है वो डिफरेंट फंक्शन करती हैं। जैसे अगर फॉरेस्ट की बात की जाए तो फॉरेस्ट के अंदर जो आपके पास टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है। लेकिन अगर डेजर्ट एरियाज की बात की जाए तो वहां पर जो टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट करता है एक्सट्रीम, यानी दिन के टाइम बहुत ज्यादा गर्मी होगी और हॉट टेम्परेचर होगा, और रात के टाइम बहुत ज्यादा सर्दी होगी और टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा या कम हो जाएगा। क्योंकि जो आपके पास सैंड होती है डेजर्ट के अंदर उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है, तो वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी क्या होती है? ठंडी होती है। तो एक तो बात हो गई इसकी लैंड सरफेस की। दूसरा कार्बन साइकिल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कार्बन साइकिल जो होता है वो एक मेन रोल प्ले करता है ग्लोबल कार्बन साइकिल के अंदर। और इसके अंदर क्या है? जैसे वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ रॉक रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। वेदरिंग एंड इरोजन क्या है? कि हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है या हमारा जो इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर हवा और ये जो डिफरेंट विंड पैटर्न होते हैं ये रॉक्स वगैरह को क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। और इन रॉक की ब्रेकिंग में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? रिलीज होती है, तो जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। अब एटमॉस्फेयर के अंदर पहले से भी जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है वो कहाँ जाती है? तो वो एब्जॉर्ब करने के लिए आप जानते हैं एक तो प्लांट्स है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ लाइम स्टोन भी होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। इसे हम कहते हैं कार्बन रिच रॉक्स, जो कि कार्बन सिंक्स का काम करते हैं। यानी ये सोर्स नहीं है, ये क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये स्टोर करते हैं किसके लिए? स्टोरिंग कार्बन ओवर जियोलॉजिकल टाइम।
अब जियोलॉजिकल टाइम क्या है? तो जियोलॉजिकल टाइम वो टाइम है जिसमें, जैसे हम टाइम क्या होता है, ये वो टाइम है जिस वक्त हमारे ये जो वॉल्केनिक्स या वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं, इन वॉल्केनिक इरप्शन के अंदर जो आपके पास गैसेस बाहर निकलती हैं, वो गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। लेकिन ये हर वक्त नहीं होता, इसका एक टाइम होता है ना, जिस टाइम के बाद जाके इरप्शन होती है। तो उस इरप्शन के लिए ये लाइमस्टोन जो होते हैं, ये कार्बन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो टाइम आता है इरप्शन का, उस टाइम पे ये फिर इसको क्या करते हैं, एमिट आउट कर देते हैं। और ये आपका लॉन्ग इम्पैक्ट जो होता है वो आपके ग्लोबल क्लाइमेट के ऊपर प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अच्छा, ओके सर। फिर इसके बाद आती है टेक्टोनिक एक्टिविटी। अब टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या है कि इस हमारे पास जो लिथोस्फीयर है उसके अंदर मूवमेंट होती है किसकी, लिथोफेरिक प्लेट की। लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स को हम टेक्टोनिक प्लेट्स का नाम भी देते हैं। तो ये टेक्टोनिक प्लेट आप जानते हैं कि ये मूव करती हैं, तो ये किस जगह पर होती हैं, इन्हें भी हम कहते हैं कि ये लिथोस्फीयर पर होती है। और इसके अंदर दूसरी जो बात है वो ये है कि जो माउंटेन बिल्डिंग्स है वो एयर फ्लो और प्रिसिपिटेशन पैटर्न को भी क्या करती हैं, ऑल्टर करती हैं। अब माउंटेन बिल्डिंग का क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि ये एक बैरियर क्रिएट कर देती है हवा के लिए या एयर के फ्लो के लिए, ताकि वो मूव ना कर सके। तो यहाँ पर ये लार्ज और रिजिड जो भी आपके पास सेगमेंट्स होते हैं अर्थ के अपर सरफेस पर, और ये क्या करते हैं, ये अर्थ को एक एज अ बैरियर के तौर पर ट्रीट करते हैं, यानी कि उसके लिए बैरियर बन जाते हैं। और फिर एयर फ्लो और आपकी जो प्रेसिपिटेशन है वो उनकी वजह से क्या हो जाती है, इफेक्ट हो जाती है। इसका देखा जाए तो एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आता है हमारे रीजनल और ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न के ऊपर, जो कि हमें फील भी होता है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो पैटर्न है, क्लाइमेटिकल चेंज है वो या रीजनल चेंज है, वो हमें यहाँ पर ऑब्जर्व होते हुए नजर आ रहे हैं कि टेम्परेचर जो है या जो वेदर की चेंजेस हैं वो आपको इस क्लाइमेट के जरिए नजर आना शुरू हो जाती है। तो ये टेक्टोनिक प्लेट में या टेक्टोनिक एक्टिविटी के साथ क्या है, एसोसिएटेड है। फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी की अगर बात करें, तो वॉल्केनिक इरप्शन में ऊपर जो मैंने आपको बात बताई कि जब वॉल्केनिक इरप्शन होती है तो वो गैसेस को रिलीज करती है, एंड पार्टिकल को रिलीज करती है किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। और इससे क्या होता है, तो जब ये पार्टिकल्स को और गैसेस को रिलीज करते हैं ना एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ये सनलाइट को, वो पार्टिकल और गैसेस क्या करते हैं, सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं। और इसकी वजह से एक शॉर्ट टर्म कूलिंग का इफेक्ट जो होता है वो आता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है, जिसे हम वॉल्केनिक विंटर्स कहते हैं। तो वॉल्केनिक विंटर्स क्या है, वॉल्केनिक विंटर एक शॉर्ट टर्म एक इफेक्ट है जो कि प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से, वॉल्केनिक इरप्शन में जो गैसेस और पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से। क्योंकि जब सनलाइट आती है तो सनलाइट इन पार्टिकल्स और गैसेस की वजह से रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, या फिर इन पार्टिकल्स के अंदर एब्जॉर्ब कर जाती है। तो क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर जाती है तो फिर सरफेस तक या लिथोस्फीयर तक वो नहीं आती, और एक आपको कूलिंग इफेक्ट मिलता है, क्योंकि सनलाइट अगर डायरेक्ट ना है तो उसका जो यूवी इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है, वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि फिर इसने हीटिंग इफेक्ट तो प्रोड्यूस करना है ना, जिसे हम ग्रीन हाउस गैसेस के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर इस विंटर, जो वॉल्केनिक विंटर है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई लॉन्ग टर्म के लिए है, ये शॉर्ट टर्म में हम इसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, किसकी वजह से, कि सनलाइट की रिफ्लेक्शन हो जाती है पार्टिकल और गैसेस की वजह से। फिर यहाँ पर अगर आप इसकी डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में आपको ये नजर आएगा कि किस तरह से हमारे पास लिथोस्फीयर जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट दोनों को सपोर्ट कर रही होती है। देखिए लिथोस्फीयर रिजिड रॉक्स है, उसी के ऊपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपको नजर आ रहा है, और क्रस्ट का जो एरिया वो बहुत कम है, जैसे आपको यहाँ पर इन्होंने डेप्थ के अंदर दिखा रहे हैं कि देखें ये आपके पास डेप्थ है जो कि किलोमीटर के अंदर है। ठीक है, तो क्रस्ट की अगर आप देखें तो किलोमीटर कितनी सी है, लेकिन उसके नीचे अगर देखा जाए तो एस्थेनोस्फीयर है। और ये एस्थेनोस्फीयर क्या, अगर हम लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर को देखें तो दोनों की जो लेयर्स हैं उनकी डेप्थ के अंदर बड़ा डिफरेंस है। कि जो हमारे पास एस्थेनोस्फीयर होता है ये एक लोअर पार्ट है लिथोस्फीयर के नीचे, और ये बना हुआ होता है किससे, मेंटल से। ठीक है ना, लिथोस्फीयर रिजिड रॉक्स है जो कि हार्ड फॉर्म के अंदर है, जबकि एस्थेनोस्फीयर जो होता है ये एक विस्कस फॉर्म के अंदर है। इसे हम कहते हैं कि ये विस्कस है, और इसकी जो फॉर्मेशन है वो क्या है, डिफरेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। इसलिए ये जो चीज होती है ये हम लिथोस्फीयर के साथ मिक्स करके नहीं पढ़ते, इसको इसकी फॉर्मेशन के अंदर डिफरेंस आ जाता है, और इसका टेम्परेचर भी जो होता है लिथोस्फीयर के मुकाबले में ज्यादा होता है। तो ये आपके पास लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर का क्या है, डिफरेंस है। मेनली अगर
इसके बारे में कहा जाए तो लिथोस्फेयर आर रिजिड एंड ब्रिटल, जबकि जो एस्थेनोस्फेयर है वो प्लास्टिक, या प्लास्टिक से क्या मुराद होता है, जिसकी फॉर्मेशन जो होती है वो चेंज हो सकती है और परमानेंट फॉर्मेशन कर सकता है और डक्टाइल है। जी लीनफुल है। तो हम लिथोस्फेयर को सिर्फ अर्थ क्रस्ट कंसिडर करेंगे ना? जी जी बिल्कुल, अर्थ क्रस्ट कंसिडर करते हैं। जहां तक ये रिजिड है और ब्रिटल है वो सारी की सारी लिथो है, लेकिन जब ये जाकर डक्टाइल हो जाती है ना, या हम कह सकते हैं सेमी सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, वहां पर फिर एस्थेनोस्फेयर स्टार्ट हो जाती है। तो आप देखें कि जो हमारे पास हार्ड फॉर्म है वो तकरीबन 100 या 200 किलोमीटर तक की रेंज होगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 100 और 200 किलोमीटर की रेंज तक सिर्फ लिथोस्फेयर है। लेकिन उससे नीचे जाए तो 600 तक या 700 तक जो है ना वो आपको कहाँ मिलती है, वो आपको मिलती है एस्थेनोस्फेयर। और उससे नीचे चले जाए तो फिर वो आपके पास कंप्लीट जो होता है वो मेंटल जो होता है वो फॉर्म हुआ हुआ होता है, जो कि बहुत हॉट होता है। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब ये तो बात हो गई किसके लिए, लिथोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर के लिए। अब लास्ट लेयर के बारे में हम पढ़ते हैं और वो है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर जो है वो लिविंग थिंग से रिलेटेड है, और इसके अंदर क्या है कि ये वो लेयर है जहां पर तमाम जो आपकी लाइफ सपोर्टिंग क्वांटिटीज या स्पेशीज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। तो ये बायोस्फेयर के बारे में कहते हैं कि इज द थिन लाइफ सपोर्टिंग लेयर ऑफ अर्थ सरफेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट। इसकी रेंज क्या होती है, तो इट स्ट्रेचेस फ्रॉम अ फ्यू किलोमीटर्स इनटू द एटमॉस्फेयर टू द डीप ओशियन फ्लोर इंक्लूडिंग डीप सी वेंट्स। क्योंकि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर मरीन लाइफ भी आ जाती है, तो वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड ही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो डीप ओशियन फ्लोर है वहां पर भी आपके पास बायोस्फीयर जो होती है वो एग्जिस्ट करती है। अच्छा, फिर इसके अंदर कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो इसमें दो किस्म के कंपोनेंट हैं, एक लिविंग कंपोनेंट्स हैं और एक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। तो अगर लिविंग कंपोनेंट्स की बात की जाए तो लिविंग कंपोनेंट के अंदर मौजूद है लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जबकि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में बात की जाए तो इट कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग सच एज सॉइल, वाटर, एयर फ्रॉम सच ऑर्गेनिज्म ड्राइव एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। यानी कि जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है उनको बायोस्फीयर में हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सॉइल, वाटर और एयर के जरिए ही तो एनर्जी और न्यूट्रिएंट किसको मिलती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मिलती है। तो ये भी बायोस्फीयर का हिस्सा ही है, क्योंकि अगर ये ना हो तो फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिएंट कैसे मिलेंगे। तो न्यूट्रिएंट हासिल करने के लिए नॉन लिविंग कंपोनेंट भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर इसका अब हम बात करते हैं कि बायोस्फीयर हो गई है, जितनी भी आपके पास स्फीयर है इनमें बायोस्फीयर जो होती है वो क्लाइमेट सिस्टम को किस तरह से रन करती है, या इसका क्या रोल होता है अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम में। तो देखें, जो बायोस्फीयर होती है वो इन्फ्लुएंस करती है टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को एंड वेदर पैटर्न्स को। ठीक है ना। तो आप देखें कि जहां पर बहुत ज्यादा जो है वो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं वहां पर बारिशों का जो सिलसिला वो बहुत ज्यादा होता है, और वहां पर टेम्परेचर जो रहता है वो मीडियोकर रहता है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। उसके अंदर एक्चुअली क्या है कि क्लाइमेट की रेगुलेशन इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है या बायोस्फीयर के ऊपर डिपेंड करती है। फिर दूसरा, इसमें चेंजेस इन वेजिटेशन, लैंड या डिफॉरेस्टेशन जो है वो दोनों लोकल और ग्लोबल क्लाइमेट जो है उसको क्या करती है, इफेक्ट करती है। यानी कि सिर्फ ये नहीं कि जो वहां का जो एरिया है उसके अंदर चेंजेस है, बल्कि अगर ग्लोबली भी देखा जाए तो ग्लोबल क्लाइमेट के अंदर भी इसका चेंज आता है। इसी वजह से सिर्फ किसी एक जगह पर अगर डिफॉरेस्टेशन हो रही होगी तो उससे सिर्फ उस जगह का नुकसान नहीं होगा, बल्कि बहुत दूर तक या ग्लोबली इसका इम्पैक्ट जो होगा वो आपको नजर आएगा। इसीलिए आप देखें कि जो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है ये इन्हीं के ऊपर वर्किंग करती है कि ऐसी जगहें जहां पर लोगों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं है या एजुकेशन नहीं है तो वो उन्हें एजुकेट करती है कि नहीं, आपने फॉरेस्ट जो है उसे खत्म नहीं करना, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान उनको भी होगा। सिर्फ अगर अगर देखा जाए तो वक्ती तौर पर तो नुकसान जहां पर कट रहे वहां है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ग्लोबली भी जो होता है वो बाद में फील होता है। तो इसलिए इसके ऊपर भी बड़ी जो है वो पूरी दुनिया की तरफ से नजरें होती हैं कि इसको चेंज ना किया जाए। फिर कार्बन साइकिल में अगर बात करें तो वो ऊपर मैंने आपको बता दिया कि इट प्लेज अ वाइटल रोल इन कार्बन साइकिल। जो हम बायोस्फीयर की बात कर रहे हैं, थ्रू फोटोसिंथेसिस प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक मैटर, और इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन, thus regulating ग्रीन हाउस गैसेस।
तो आप देखें कि ऊपर भी ये बात मैंने आपको की थी कि कार्बन जो साइकिल है वो भी इसी तरीके से चल रहा है कि बायोस्फीयर के अंदर भी ये कार्बन साइकिल रन करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जो कि आप फिर यूज करते हैं। इसी तरह आपका जो एटमॉस्फेरिक कार्बन है वो रिड्यूस करता है और फिर ग्रीन हाउस से जो इफेक्ट हो तो उसको रेगुलेट भी ये करता है। फिर एनर्जी फ्लो की अगर बात करें तो सोलर एनर्जी जो होती है वो कैप्चर्ड होती है किसके जरिए, प्लांट्स के जरिए, ठीक है। और एनर्जी फ्लो जो होता है वो फूड चेन एनिमल्स और कंज्यूम करते हैं प्लांट्स एंड ईच अदर। तो एनर्जी फ्लोज थ्रू द फूड चेन एज एनिमल्स कंज्यूम प्लांट्स एंड ईच अदर। तो यहाँ पर एनर्जी का आपको फ्लो बताया जा रहा है कि किस तरह एनर्जी जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रही है, किन के जरिए, इन एनिमल्स और प्लांट्स के जरिए। फिर दिस एनर्जी ट्रांसफर्स इन्फ्लुएंस क्लाइमेट डायनेमिक्स। तो ये जो आपके पास एनर्जी का ट्रांसफर है ये भी एक तरह से क्लाइमेट की डायनेमिक्स को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। और फिर लास्ट में मैंने आपको ये बात जब एटमॉस्फेयर पढ़ रहे थे उस वक्त भी बताई थी कि जो हमारा बायोस्फीयर है ये लिंक्ड होता है टू ड्राइव द ग्लोबल वाटर साइकिल। और ग्लोबल वाटर साइकिल में यही है कि एवापोरेशन है, कंडेंसेशन है, प्रिसिपिटेशन है, ट्रांसपायरेशन है। इस चीज को हमने हाइड्रोस्फीयर के अंदर डिस्कस कर लिया है कि ये किस तरह से आपका जो वाटर साइकिल है या हाइड्रो साइकिल है वो कंप्लीट कर रहा होता है। और इसके साथ साथ इसमें जो आपका ग्लोबल क्लाइमेट है उसमें न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बायोस्फीयर जो होता है वो एसेंशियल है फॉर साइक्लिंग की एलिमेंट्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। दीज एलिमेंट बोथ सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट। तो अब आप देखें कि हमारा जो ये कार्बन होता है या नाइट्रोजन है या फॉस्फोरस है ये हर तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि इकोसिस्टम हो या एनवायरमेंटल की अगर बात की जाए तो दोनों के अंदर ये कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस यूज होता है। जैसे अगर मैं कार्बन की बात करूं तो बायोलॉजिकल रोल क्या है इसका, आप तो बायो के स्टूडेंट हैं, आपको इस बात का पता होगा कि हमारी जो बैकबोन्स होती हैं उनमें जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें डीएनए हो गया, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, इन सब में कार्बन यूज होता है। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो हमारे जो प्रोटीन्स हैं जो अमाइनो एसिड कहते हैं, क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गए, डीएनए, आरएनए, इसमें नाइट्रोजन है। फॉस्फोरस की अगर बात की जाए तो इसमें एनर्जी जो आपका मेम्ब्रेन्स होती हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ठीक है, और हमारे जो बोन्स या डीएनए होती हैं, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जितने भी हैं उन सब के अंदर क्या होता है, फॉस्फोरस यूज हो रहा होता है। तो इसका मतलब ये हमारे इकोसिस्टम को क्या करता है, सपोर्ट करता है। जबकि इन्वायरमेंटल फंक्शन क्या है, जाहिर सी बात है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपके अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है बिटवीन एटमॉस्फेयर, ओशन एंड लैंड। इसी तरह नाइट्रोजन की अगर बात करें तो वो आपका एनवायरनमेंट किस तरह से इफेक्ट करती है। तो ये एक प्राइमरी कहते हैं न्यूट्रिएंट है जो कि ग्रोथ रेट या प्रोडक्टिविटी जो होती है हमारी अर्थ की या मरीन लाइफ की उसको क्या करती है, चेंज करती है। और फॉस्फोरस इसी तरह से हमारी जो रॉक्स हैं या सॉइल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, ये फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है और उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो वाटर क्वालिटी को बेहतर बनाती है। तो न्यूट्रिएंट साइकिल जो होते हैं वो इसी तरह इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट दोनों के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। और बायोस्फीयर इस चीज को भी क्या करती है, रन करती है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर में आ जाए तो इसके अंदर इंपॉर्टेंस यही है कि ये मेंटेन करती है स्पेशीज डाइवर्सिटी को, रेगुलेट करती है क्लाइमेट को और सपोर्ट करती है ऑल लाइफ ऑन अर्थ। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्चुअली किसकी वजह से एग्जिस्ट करते हैं, बायोस्फीयर की वजह से। अगर ये ना हो तो उनकी एग्जिस्टेंस मुश्किल है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बात हो गई स्फीयर्स की, जो कि हमारे 5 स्फीयर जो कि हमने कल स्टार्ट की, आज इसको हमने क्या कर लिया, कंप्लीट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप देखें इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि पेपर के अंदर पूछी जा सकती है या फिर इस बारे में आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकते हैं, थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी या इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन भी इससे आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।